मार्केट में अभी कितना जोखिम है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी साक्षी बजाज जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यामिनी अग्रवाल वो भी अर्थशास्त्री हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीए डॉक्टर अमन चुग अर्थशास्त्री हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साक्षी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि इतना बड़ा उत्साह था शेयर मार्केट को लेकर, क्या हुआ अचानक कि इतनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा आज का जो मार्केट मेल्टडाउन है एक्सपर्ट्स के अनुसार उसके दो कारण हैं। एक है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हम देख रहे हैं और ये पूरे विश्व में चल रहे हैं, ये कोई एक जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है एक कारण तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा एंक्शस कर रही है, थोड़ा चिंता में ला रही है, तो एक कारण उनके मुताबिक ये है। लेकिन एक बहुत ही खास बात है और वो है HDFC बैंक का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन आज बैंकिंग स्टॉक्स में डिक्लाइन लाने का, और एक्सपर्ट्स के अनुसार वो भी हम ऐसा आज के दिन में इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कारण है उनके अनुसार। वो याद रखिए HDFC बैंक जो है 70% से भी ज़्यादा जो है निफ्टी बैंक के डिक्लाइन पर कंट्रीब्यूट करता है, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और उसकी वजह से देखिए, अगर आप देखें तो पूरे बैंकिंग स्टॉक्स एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, उन सब पर भी असर आया और पूरी की पूरी बैंक निफ्टी जो है वो 4% से ज़्यादा जो है परसेंटेज पॉइंट से ज़्यादा जो है नीचे क्लोज हुई हैं। तो ये उनके मुताबिक HDFC बैंक के लिए याद रखिए ऐसा पहली बार है कि ये बिगेस्ट फॉल है 3 साल से ज़्यादा में। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है आज के मार्केट मेल्टडाउन में जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, साइडलाइन नहीं कर सकते। जी हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो है ही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, याद रखिए बस कुछ ही दिन पहले हम मार्केट मोमेंटम और यूफोरिया और मार्केट हाईज की बात कर रहे थे, और उस दिन भी याद रखिए एक्सपर्ट्स ने कहा था कि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए आप कॉशियस रहिए। और एक्सपर्ट्स ने ये कहा था, जो बहुत इंटरेस्टिंगली आज सच हो रहा है, कि मार्केट वैल्यूएशंस जो हैं एक्सपेंसिव हैं और कोई भी ट्रिगर जो है, कोई भी एक ट्रिगर जो है मार्केट को एकदम मेल्टडाउन मोड में ला सकता है। तो आज हमने वो देख लिया कि कोई एक ट्रिगर से देखिए पूरे मार्केट का माहौल सुबह से लेकर दोपहर तक पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान कैसा रहा। लेकिन इसको डिकोड करने के लिए अब हमारे साथ 3 गेस्ट हैं, जैसे कि आपने कहा आकाश जिंदल जी मार्केट एक्सपर्ट, यामिनी अग्रवाल इकोनॉमिस्ट, और हमारे साथ हैं और भी गेस्ट जो अभी ज्वाइन करेंगे हमें। अमन चोग जी हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए आप सबका। अमन चोग जी, सबसे पहले आप क्या मानेंगे कि कौन सा ज़्यादा बड़ा कारण है आज के दिन, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स या फिर बैंकिंग स्टॉक्स? देखिए, मेरे को जो लगता है इन दोनों से बड़ी जो कारण है वो ये है कि यूएस के फेडरल ओपन मार्केट्स कमेटी ने 12 दिसंबर को एक अनाउंसमेंट करी थी कि हम 2024 में एटलीस्ट 3 रेट कट्स करेंगे। एंड उससे 6 महीने पहले तक लगातार वो ये कहते रहे, पॉवल साहब जो उनके चेयरपर्सन है, कि हम हायर रेट्स को लॉन्गर पीरियड के लिए रखेंगे। अचानक ऐसी स्टेटमेंट जब उन्होंने दिसंबर 12 को दी तो उसके बाद मार्केट में एक यूफोरिया मोड आया, चाहे डाउ, चाहे S&P, चाहे हिंदुस्तान का निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह। एंड हमें ये जानना जरूरी है कि जब भी यूएस ज्यादा रेट कट्स की बात करता है उसके बाद हमेशा यूएस में रिसेशन आया है। ये चाहे 2020 हो, चाहे 2013 हो, चाहे 2008 हो, चाहे 2000 का .com बबल हो। एंड उसी लिहाज से मार्केट पहले से प्रिपेयर्ड थी कि कहीं ना कहीं एक टॉप आउट होएगा यूएस की मार्केट का एंड उसका इंपैक्ट पड़ेगा। पहला फेज ये है। दूसरा फेज ये है कि जहां बॉन्ड मार्केट में भी जो क्राइसिस दिख रहा है, रीजन क्योंकि यूएस के जो बॉन्ड से जो आज तक वो इशू करता रहा उसके टेकर्स चाइना, जापान और कई ऐसे कंट्रीज थे, वो अब डंप कर रहे हैं ट्रेजरीज को। सुनामी ऑफ ट्रेजरीज यानी कि यूएस का जो पेपर है वो वापस यूएस की तरफ फ्लो कर रहा है और यूएस को समझ नहीं आ रहा कि उसको रीफाइनेंस कैसे करा जाए। 2023 में कुछ मेच्योर हुए, कुछ इस साल मेच्योर होंगे, कुछ अगले साल मेच्योर होंगे। ये सारी ट्रेजरीज को अगर मेच्योरिटी में वो रिडेम्पशन के तौर पे रीफाइनेंस नहीं कर पाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसको पैसे की कहीं ना कहीं भूख रहेगी यूएस को। और यूएस के पास पैसे की भूख को कवर करने के लिए 2 तरीके हैं, पैरा वॉर लाइक सिचुएशन को और बड़ा बनाता रहे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ द वर्ल्ड में, या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का सहारा लेके अपनी करेंसी को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करे। तो जैसे साक्षी ये सवाल पूछ रही थी, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और समझे, यामिनी अग्रवाल जी,
जो भारत के इन्वेस्टर्स हैं, साथ ही अगर मैं खास तौर से छोटे इन्वेस्टर्स की बात करूं, उनको किस बात को लेकर अभी ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये जो वॉलेटिलिटी है बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ी है आज मार्केट में, एक जबरदस्त गिरावट भी दिखाई पड़ी है, कुछ लोग इससे काफी निराश भी हुए होंगे। तो क्या एकदम निराश होने की आवश्यकता है, या थोड़ा मार्केट में बने रहिए, थोड़ा लंबे समय के लिए देखिए और उसके बाद अपना कोई आपको फैसला लेना हो खरीदने बेचने का, वो तब कीजिए? जी देखिए, छोटे निवेशकों के लिए ये जरूरी है कि वो जब भी निवेश करें या जिस भी निवेश में है उसमें एक इमीडिएट पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग ना करें। ये जरूर देखें कि किस वजह से मार्केट गिरी है, जिसमें खास तौर पे एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस खास तौर पे मद्देनजर रखनी चाहिए, जहाँ पे ईरान का जो अटैक है पाकिस्तान के ऊपर वो एक बड़ा कारण है। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ी हैं मार्केट्स के अंदर या ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर आप कहें, चाहे वो वहीं से शुरू होती हो जहां पे रशिया वर्सेस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ हो, या इसराइल वर्सेस हमास का हुआ हो, या रेड सी क्राइसिस स्टार्ट हुआ हो, या अभी जो ईरान का अटैक है पाकिस्तान पे वो हुआ हो। ये भी देखना जरूरी है कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो एक हिस्टोरिक हाई पे थी, जिसमें वैल्यूएशंस काफी हाई लेवल पे थी, और एक प्रॉफिट बुकिंग आम तौर पे हिस्टोरिक हाईज पे रहता है। खास तौर पे ये जरूरी देखना है कि जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं स्टॉक्स की, अगर वो ठीक हैं और जिनमें आपने निवेश किया है उसमें बिजनेस का आगे मुख्य तौर पर एक अच्छा सिनेरियो बनता है, तो आप उसमें बने रहें। अगर आपने जिस पूंजी पे निवेश किया है उस पूंजी से लेकर के जो बढ़ी हुई पूंजी है उसको, अगर उसमें जो गिरावट है वो सिर्फ नोशनल गिरावट है तो इतना घबराए नहीं। एक नोशनल नॉमिनल गिरावट को अगर वो समझते हैं कि ये गिरावट आगे कंटिन्यू करेगी, जिसके अगर उन्हें लगता है कि जो है ये गिरावट आगे बढ़ सकती है, तो वो उस पे जो है प्रॉफिट बुक कर लें। अगर नहीं लगता तो ये जरूरी बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए उन स्टॉक्स में बने रहें जो अच्छे स्टॉक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि पैनिक ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि कोई भी निवेश करें तो उन्हें छोटी इकाइयों में निवेश करें और अलग अलग इंडस्ट्रीज में निवेश करें, ताकि जो है उन्हें जो फायदा हो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सभी जगहों पे हो। तो मार्केट्स की जो पल्स है उसके लिए देखना जरूरी है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क है और ओवर वैल्यूएशंस है जो इफेक्ट कर रही हैं। बाकी बिजनेस ग्रोथ का उन्हें कैसे अनुमान है उसका संकेत देते हुए या लेते हुए वो जो है मार्केट्स के अंदर जो है अपनी पोजीशंस आइडेंटिफाई करें। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा यामिनी जी, लेकिन हमने देखा कि शिपिंग स्टॉक्स जो है उस पर भी असर आया है। तो आकाश जिंदल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कौन से सेक्टर्स जो हैं जो अब इन्वेस्टर्स को अब देखने चाहिए? याद रखिए, अब इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर्स सेफ रहेंगे अगर इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगा पूरे विश्व में ही, तो कौन से सेक्टर्स हैं जो उनके लिए एक तरह से एक सेफ बेट्स रहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ग्लोबल उससे आऊंगा, फिर जो है आपके सवाल पे आऊंगा। देखिए, आज की तारीख में सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी में कई तरह की जो है कमजोरियां हैं, कई तरह की दिक्कतें हैं, बट इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रेंथ के साथ चल रही है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें, क्वार्टर वन में 7.8% जीडीपी ग्रोथ रही, क्वार्टर टू में 7.6%, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में भी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ क्लियरली एक डिस्कनेक्ट है इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी अपनी स्ट्रेंथ पे चल रही है, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचने के हम बहुत करीब हैं। हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत वीकनेसेस चल रही हैं। सबसे पहले तो ईरान पाकिस्तान इशू है ही है, साथ ही साथ एक ये डाउट आ रहा है कि शायद आगे चल के फेड या यूरोपियन बैंक्स, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ना करें। उसकी वजह से क्या है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हैं। अब बॉन्ड यील्ड बढ़ी हैं तो देसी भाषा में कहूंगा, जब डेट आपको अच्छी रिटर्न देता है तो लोगों का, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा डेट की तरफ ज्यादा जाएगा, शेयर मार्केट की तरफ कम जाएगा। और आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनकी मेजर इन्वेस्टमेंट है, उनका मेजर रोल रहता है। साथ ही साथ दूसरी एक सच्चाई भी जो है, इन्वेस्टर्स को बड़ी देसी भाषा में, आम भाषा में समझाऊंगा, ये उन्हें समझनी होगी। आज सारे विश्व की इकोनॉमीज आपस में इंटेग्रेटेड है। इंडिया स्टैंड अलोन, हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बट ग्लोबल इकोनॉमी में काफी तरह की वीकनेसेस हमारे सामने हैं, उनका इंपैक्ट हिंदुस्तान पे होगा ही होगा। देखिए, पहले रशिया यूक्रेन वॉर रही, फिर इजराइल हमास इशू आया, रेड सी का इशू आया, अब ईरान पाकिस्तान इशू चल रहा है। तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऐसे वक्त में आई हैं जब ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही कमजोर थी। ग्लोबल इकोनॉमी की बात लेके चलें, 2022 में
यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। 2023 की बात करें, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। चाइना की इकोनॉमी लड़खड़ाई हुई है। चाइना में डिफ्लेशन का इशू है, वहां पे डेट इशू है, रियल एस्टेट इशू है, और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इशू भी सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में हिंदुस्तान की इकोनॉमी सही चल रही है, बट क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उसका इंपैक्ट आना लाजमी है। तो ओवरऑल जहां तक इन्वेस्टर्स की बात है, इन्वेस्टर्स को ये संदेश दूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी में दम है, तो इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं। जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म की कॉल लेके चल रहे हैं, 3 से 5 साल का, सेंसेक्स और निफ्टी टर्म में बात करूंगा मैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी हम है, और ये मैं या मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट नहीं, सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं आने वाले 2 से 3 साल में हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं। आज की तारीख में फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ है हमारी बड़ी इकोनॉमीज में से। 2035 तक एक्सपेक्टेशन है कि विल बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आई थिंक उसको देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन इन्वेस्टर्स को घबराहट करने की जरूरत नहीं। हाँ, लॉन्ग टर्म इसको जो है 3 या 6 महीने ना लेके चले, 3 से 5 साल का लेके चले, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी अभी चल सकती है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कतें बहुत हैं। और अब मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि यूएस शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा ही नहीं, क्योंकि जिस तरह की वहां से न्यूज फ्लो आ रहा है, जिस तरह का एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि वहां रेट कट होगा। तो रेट कट नहीं होगा, जाहिर सी बात है इकोनॉमी उस तरीके से टेक ऑफ नहीं करेगी और बॉन्ड्स की तरफ ज्यादा पैसा जाएगा। तो ये चीज जो है एपरेंट लगती है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी का कुछ इंपैक्ट हम पे पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक कंसेंसस या कम से कम ये बात समझ में आ रही है कि देखिए अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज के जो हालात हैं उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके की विश्व की इकोनॉमी चल रही है वो भी एक बड़ा कारण है। लेकिन अगर जो छोटे निवेशक भी हैं और आप इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट में, तो 3 से 5 साल तक के लिए थोड़ा शांति बनाए रखिए। मार्केट अब का जो वॉलिटिलिटी है या इतना ऊपर नीचे जो मार्केट हो रहा है उस पर इतना ज़्यादा परेशान होने की कम से कम अभी आवश्यकता नहीं है। साक्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।